हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हमारी है आपके साथ, इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 3। बिजनेस स्टडीज के 2 चैप्टर्स हमने आपको ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जो आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे लेक्चर्स उसके सीरियल वाइज सीक्वेंसिंग से मिल जाएंगे। तो जो आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 है, बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर नई सीखने को मिलेंगी। यानी अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी थी उनसे कुछ एडवांस चीजें आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें से हम आज पार्ट 1 जो है आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। क्योंकि आपकी एग्जाम तक, चाहे आपकी अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, या आपका इकोनॉमिक्स हो, हम सारे लेक्चर्स आपको आपकी एग्जाम तक लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि आज की क्लास के अंदर हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं बेसिकली, तो हमारे जो कवरिंग एरियाज है, जिन जिन चीज़ों को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका बेसिकली, यानी कि आज की क्लास में क्या कवर करेंगे, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या मीनिंग है, इस पर हम बात करेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों के एक एक करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्ली विजुअल हो रहा होगा कि कहा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मींस टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल institutions and other forces that are outside the control of business enterprise। यानी कि कहा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे लोग, वो सारे इंस्टीट्यूशंस या वो सारे आउटसाइड फोर्सेस आते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने का काम करते हैं, और वो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है उसमें ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस शामिल होते हैं जो बिजनेस के बाहरी, मतलब बाहर आते हैं, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं। बिजनेस चाहे भी तो उनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन उनको ध्यान में रख के हमें अपने डिसीजंस को उनके अकॉर्डिंग रखना होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करने का काम करते हैं। अगर और दूसरे एंगल से समझें तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड फोर्सेस अंडर विच अ बिजनेस इज ऑपरेटेड। कहा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, वो सारी कंडीशंस, वो सारे फोर्सेस, जो फोर्सेस को ध्यान में रख के एक बिजनेस को ऑपरेट करना होता है। यानी कि जब हम बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और वही सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करती हैं। यानी कि दीज फोर्सेस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस। हम उनको क्यों ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमारे वो वर्किंग को इंपैक्ट करने का काम करते हैं। सो इट इनकम्पासेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इंस्टीट्यूशनल, ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको हम ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखने के बाद हम बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। अगर हम इस पूरी बात को समराइज करें तो इसका बेसिकली मतलब क्या निकलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहां पे आपका बिजनेस वर्क करता है उसके आसपास की जो सारी सराउंडिंग्स हैं, वो सराउंडिंग्स मिलके आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। और जब कभी आप कोई भी डिसीजन अपने बिजनेस का लेंगे तो उन सारी सराउंडिंग्स को ध्यान में रखेंगे, और उनको ध्यान में रखते हुए ही आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि नहीं डिसीजन लेंगे तो उनका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो बेसिकली उन सारी सराउंडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। आई थिंक इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इस पर और डिस्कशन करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जो फीचर्स इसकी और क्लियरिटी को और बेहतर बनाएंगे। जैसे कि फीचर्स को अगर आप समझें तो एक चार्ट के माध्यम से आप इन फीचर्स को समझ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज है आपकी फीचर्स में, क्या चीज है आपकी फीचर्स में, सबसे पहले है आपका टोटलिटी और एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी टोटलिटी और एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस।
नेक्स्ट है आपका इंटर रिलेटेडनेस, नेक्स्ट है आपका डायनेमिक नेचर, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलैक्सिटी। तो ये जो 7 फोर्सेस जिनका अब यहाँ पर जिक्र किया गया है इस चार्ट के माध्यम से, इन फोर्सेस को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे और कोरिलेट करेंगे कि कैसे ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक अहम हिस्सा बनते हैं। देखिए, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको इंपैक्ट करते हैं, यानी a business environment is the total of all the external forces that directly or indirectly influence the working of business system। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल है जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करने का काम करता है। सो एक्सटर्नल फोर्सेस रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आल्सो नोन एज स्टेक होल्डर, यानी कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो ग्रुप्स हों, उन्हें हम कॉमर्स की भाषा में उन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि वो सारे लोग जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट छुपा हो, उसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। जैसे कॉम्पिटिटर्स हो गए, वो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, जो आपको माल सप्लाई करते हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। जिनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ रिलेशन होता है वो सारे लोग स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं। क्लियर है? वो सारी चीजें क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस कौन से लोग हैं? यानी वो सारे स्पेसिफिक लोग हैं जिनका आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंकअप है, डायरेक्टली आपके साथ कनेक्शन है। जैसे कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके फर्म में पैसे लगाए हैं, कस्टमर जो आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे, कॉम्पिटिटर जो आपके ही जैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं, सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इसके अलावा जो आपके और लोग हैं जो आपके एवरीडे आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से जैसे सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये सारी चीजें हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करने का काम भी करती हैं। तो ये सारे आपके स्पेसिफिक कह सकते हैं फोर्सेस का पार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर रिलेटेडनेस। तो इंटर रिलेटेडनेस बेसिकली क्या बताता है? ये कहता है कि वेरियस एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, वो सब एक दूसरे से कैसे हैं? क्लोजली इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं। और उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना होता है? अपने सिस्टम को चलाना होता है। So in the present social environment, there has been a health conscious fitness trends among the people। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग। लोगों ने ज्यादा मीठा खाना बंद कर दिया, लोगों ने चाय में शुगर लेना कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक बढ़ा दिया, बाहर का खाना कम कर दिया। पिछले कुछ दिनों से क्या हो गए हैं लोग, पिछले कुछ वर्षों से हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बढ़ गई है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड घट गई है। बढ़ किसकी गई है? जैसे कि लो फैट जो कुकिंग ऑयल है, जिसे हम ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया, ये आपका इसकी क्या हो गई? डिमांड इसकी बढ़ गई। लो फैट मिल्क, इसकी डिमांड बढ़ गई। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। योगा सेंटर्स, जिम हो गए आपके, इनकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब कम किसकी डिमांड हो गई? जैसे स्पाइसी चीजें जो है उनकी डिमांड घट गई। ज्यादा जो खाने वाली ऑयल वाली चीजें थी उनकी डिमांड घट गई। तो कुल मिला के आपको बहुत ध्यान से इन्वायरमेंट को समझना है और जो ट्रेंड होगी इन्वायरमेंट में उसी को अडॉप्ट करना है। बात समझ रहे हैं ना? इन्वायरमेंट जो है, जिस चीज की लहर चलेगी उसी लहर के हिसाब से आपको काम करना है। और अगर आप लहरों के विपरीत जाएंगे, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके विपरीत जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे, तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? जैसे मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे लिया उसी हिसाब से आपको वही उन्हीं चीजों का ध्यान में रखना है जो चीज मार्केट के अंदर चल रही होगी। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का तो सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से पलटना आना चाहिए। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो आप यकीन मानिए मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटी सी मिसाल के तौर पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक समय होता था जब मोबाइल फोन का मतलब होता था नोकिया। नोकिया के फोन होते थे हर घरों में, जिनके पास भी फोन होते थे आमतौर पे नोकिया के ही फोन आपको मिलते थे। लेकिन एक ट्रेंड आ गई, एक ऐसा समय आ गया कि जहां पर मोबाइल फोन में चेंजेस होने लग गए।
लेकिन नोकिया वालों ने क्या किया, चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया और धीरे धीरे क्या हो गया कि मार्केट से पूरे के पूरे कस्टमर बेस इनके हाथ से निकल गया और आज की डेट में नोकिया का काम लगभग खत्म हो गया है। दूसरी मोबाइल कंपनीज मार्केट के अंदर हावी हो गई। तो डायनेमिक इन नेचर यही कहता है कि जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस होंगे, नए मिनिस्टर्स आएंगे, नया सिस्टम अडॉप्ट होगा, तो आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से काम करना है। बात समझ रहे हैं। बिजनेसमैन इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो उसका दामन थाम लेते हैं और उसके साथ अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही स्किल है एक बिजनेसमैन की, यही काम आपको भी करना है। आपको किसी का सगा नहीं होना है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी उधर आप भागेंगे। नेक्स्ट फीचर इसका है अनसर्टेनिटी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिजनेस कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस में कभी भी हो सकती हैं। तो हर चीज को पहले से प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में मतलब इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ उन चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे, चेंजेस को जानने की कोशिश करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। जैसे कि अगर आप आईटी और फैशन के फील्ड में देखें तो बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन वगैरह हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, इनमें चेंजेस बहुत तेजी से हर महीने 2 महीने के बाद नए नए वर्जन आ जाते हैं इनके। तो उससे होता क्या है, उससे क्या होता है कि कई सारी चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस आपको बीइंग अ प्रोड्यूसर अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चूंकि बहुत सारे इंटर रिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस है, इसलिए ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझ ना पाए, उन चीजों को अडॉप्ट ना कर पाए, तो आप मार्केट से बाहर भी हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी होने के साथ साथ आपको सारी चीजों को समझना भी है, भले मुश्किल है बट आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलेटिविटी सॉरी। तो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है बिकॉज इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री कैसा होता है, डिफर होता है। क्योंकि जैसे भारत में कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, हो सकता है वही चीज दूसरे कंट्रीज में उसकी डिमांड कैसी हो, कम हो। ये यूं कह सकते हैं कि कुछ चीजों की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होगी और अपने यहाँ पे कम होगी। तो कुल मिला के इसका बेसिकली मतलब यही है कि ये रिलेटिविटी है इसके अंदर। जहां कहीं पर कोई चीज की डिमांड है तो हो सकता है उसकी दूसरी जगह पे डिमांड ना हो। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम इतना तवज्जो देते हैं और इतना ज्यादा ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कहा गया है इट enables the firm to identify opportunity and get their first mover advantages। गौर से इस बात को समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। दो चीजें होती हैं, एक फर्स्ट मूवर होता है, एक फास्ट मूवर होता है। तो फर्स्ट मूवर का मतलब क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट को बहुत बारीकी से समझेंगे, प्रॉपरली देखेंगे और चीजों को स्कैन करेंगे, तब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। और अपॉर्चुनिटीज में अगर आप पहली बार उस चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पहली बार उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में उतारते हैं, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए सपोज दैट कि ऊबर कंपनी है जिसने सबसे पहले ये देखा होगा कि भाई वर्तमान समय में मान लो बारिश का मौसम है, बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे बहुत गर्मी हो, लोगों को अपने घर से टैक्सी स्टैंड तक जाने में या जहां पे भी आपको गाड़ी मिलती वहां तक जाने में दिक्कतें होती थी, काफी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती थी। तो कोई बंदा इस चीज को देख रहा था, इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था कि यार क्यों ना ऐसा कंसेप्ट बना दिया जाए कि आपके घर के बाहर ही अब कैब आ जाए, यानी गाड़ी आ जाए, जहां से आप बैठे वहां से जा सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले ऊबर ने स्टार्ट किया मान लो। अब ऊबर ने स्टार्ट किया तो ऊबर क्या है, फर्स्ट मूवर, यानी सबसे पहले इसने इस काम को स्टार्ट किया। बाकी लोग इसमें बाद में आएंगे, जब तक वो आएंगे तब तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट अंदर कर चुके होंगे, कमा चुके होंगे। तो फर्स्ट मूवर का मतलब है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, चीजों को पॉजिटिवली लीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और उसका बिजनेस एक्सपेंड कीजिए। जब तक कॉम्पिटिटर मार्केट में आएंगे तब तक मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमा चुके होंगे और कुछ नया और आप आगे कर देंगे और पुराने वाले वो आपकी वाली चीज पर अब तक काम कर रहे होंगे। तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में जहां एक तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं एक तरफ आपको थ्रेट्स भी मिलती हैं और उन थ्रेट्स को आपको पहचानना है और उसके लिए क्या करना है, आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना है। आपको ये पता चल जाए कि आने वाले वक्त में ये समस्या आने वाली है, तो उसकी आप क्या करेंगे, पहले से प्लानिंग कर लेंगे। और जब पहले से प्लानिंग कर लेंगे तो फिर उस चीज को और अच्छे तरीके से आप
हैंडल कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है आपको इन्वायरमेंट से, थ्रेट्स का भी पता लगता है, और थ्रेट्स से भी एक अच्छी प्लानिंग थ्रेट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। तो जो आपके यूजफुल रिसोर्सेस होते हैं उनको कैसे हम यूज करें, उनको कैसे हम यूटिलाइज करें, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वाटर हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैनेजर्स की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरीके की पॉलिसी डिजाइन कीजिए कि एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करे और बेहतर से बेहतर आउटपुट कन्वर्ट करे और कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट क्रिएट करे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ चीजों की डिमांड चेंज होती चली जा रही है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि टेलीविजन चलता था, फिर आपका एलईडी आ गया, फिर एलईडी के बाद नेक्स्ट चीज क्या आ गई आपकी सीआरटी मॉनिटर्स जो आ गए, आपके सीआरटी मॉनिटर की जगह क्या हो गए एलईडी आ गए। तो यानी कि नई नई चीजें आती रहती हैं, लोगों की डिमांड बदलती रहती है, नीड्स बदलती रहती हैं, और आपको नीड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हेल्प्स इन कॉपीइंग द रैपिड चेंजेस। देखिए जो बहुत तेजी के साथ चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस को आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप अपने आप को एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाएंगे, एनवायरनमेंट से आप प्रॉपर्ली कनेक्ट रहेंगे। अगर आप एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे, तो कभी भी आप चेंजेस को अडॉप्ट इजीली नहीं कर पाएंगे। तो अगर चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हर एक चीज की जानकारी होगी, आपको अर्ली सिग्नल मिलेगा उसका, और आप चीजों को इजीली आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन बेटर रेपुटेशन और बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर इमेज क्रिएट करनी है, बेटर इमेज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि मैनेजर्स को रियलिस्टिक जो प्लान्स हैं बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज बेहतर बनानी पड़ेंगी, इफेक्टिव तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके साथ साथ जो भी आपने गोल अचीव मतलब बनाए हुए हैं, उन गोल्स को प्रॉपर तरीके से अचीव करने के लिए काम करना है। जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी आपके यहाँ लोग हैं, उनके साथ एक बेहतर बिहेवियर क्रिएट करना है, और साथ ही साथ आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। यानी आप भी खुश रहेंगे, अपने कस्टमर्स को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, और अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपकी बेहतर इमेज जो है वो मार्केट में क्रिएट हो पाएगी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप इन्वायरमेंट को देखते रहेंगे, इन्वायरमेंट को जानते रहेंगे, इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहेंगे, तब आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो रैपिड चेंजेस होते रहेंगे उन सारी चीजों को अडॉप्ट करेंगे, कंपटीशन भी अडॉप्ट करेगा, आप भी अडॉप्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, आपकी नॉलेज स्किल बढ़ेगी, आप अपनी ब्रांड को, अपनी लॉयल्टी को, अपने डिवीजन को, अपने सुपरविजन को और बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी इमेज मार्केट में अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप जितना बेहतर सीखते रहेंगे उतना बेहतर आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग यू मस्ट इंक्रीज योर लर्निंग। अगर अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग बढ़ाइए। सेम बात यहाँ पे है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव होती रहेगी। इसीलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है और प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है, उसके साथ कनेक्ट रहना है, और भी जो चीजें जरूरी है बिजनेस से रिलेटेड उनको आपको मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी थी आज की। ये बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की पहली क्लास थी, यानी पार्ट ए था, जिसके अंदर हमने आपके साथ 3 चीजों पर डिस्कशन किया। इसके मीनिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, इसके फीचर्स को समझने की कोशिश की, और इसके इंपॉर्टेंस को हमने समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो और लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।